गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री चैप्टर 8 क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमको प्री ब्रिटिश पीरियड, क्राफ्ट सेंटर्स, इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन कंट्रीज, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, द राइज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्री, ये सब पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। After strengthening its position in India, the English East India Company began to treat India as a colony and start exploiting it. भारत में अपना पोजीशन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पोजीशन इस्टेब्लिश करने के बाद इंडिया को मतलब एक कॉलोनी के तौर पे और उसके ऊपर एक्सप्लॉइट करना चाहता था। इन दिस चैप्टर विल स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी पार्टिकुलरली ऑन द इंडियन टेक्सटाइल। इस चैप्टर में हम इंडियन टेक्सटाइल में लोगों मतलब ब्रिटिश के आने से क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्री ब्रिटिश पीरियड, भारत मतलब ब्रिटिश लोग के आने से पहले इंडिया वॉज ऑलरेडी अ फ्लोरिशिंग सेंटर ऑफ क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री बिफोर द एब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के इस्टेब्लिशमेंट से पहले ही इंडिया जो था वो क्राफ्ट और इंडस्ट्री मतलब बहुत ही फ्लोरिशिंग सेंटर था। द सिटीज हैड वर्कशॉप एंड कारखाना वेयर सेवरल आर्टिसन वर्क फ्रॉम होम। इन शहरों में बहुत सारे वर्कशॉप और कारखाना रहते थे जहाँ पे आर्टिसन काम करते थे। द रूलर एंड वेल्थी ट्रेडर फॉर्म अ रेडी मार्केट फॉर द गुड्स मेड बाय द इंडियन आर्टिसन। और रूलर्स और ट्रेडर्स जो थे वे इंडियन आर्टिसन के द्वारा बनाए गए मार्केट को मतलब सामानों को मार्केट में बेचते थे। आर्टिकल्स मेड बाय देम हैड ए मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड। और इनके द्वारा बनाया गया जो आर्टिकल्स था वो पूरा वर्ल्ड में फेमस था। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एक्सीडेड एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स टू इंडिया। जितना एक्सपोर्ट भारत में होता था उतना इम्पोर्ट्स भी होने लगा भारत में। क्राफ्ट सेंटर, देयर वर सर्टेन सेंटर वर डिफरेंट क्राफ्ट फ्लोरिश ओवर जनरेशन। यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे सेंटर है जहाँ पे क्राफ्ट सेंटर्स जनरेशन के द्वारा बढ़ते गए। ढाका, ब्रोच, मदुराई जो था वो मुस्लिम और कैलिका क्लॉथ के लिए बेस्ट था। सूरत, मछलीपट्टनम एंड विशाखापट्टनम वॉज फेमस फॉर शिप बिल्डिंग। Pune, Hyderabad and Tanjore were famous for the brass and copper ware, metal work, making of gold and silver ornament, carpentry, masonry, weaving, tailoring, stone work। ये सब जो था इस सब के लिए पुणे, हैदराबाद और तंजौर फेमस था। मोस्ट ऑफ दिस क्राफ्ट्स वेर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय देयर ओन गिल्ड। जितने भी क्राफ्ट्स थे वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड थे और ओन गिल्ड्स होते थे, वो गिल्ड्स के अंडर में रहते थे। द रूलर्स ऑल्सो पैट्रोनाइज दिस गिल्ड। जितने भी रूलर्स थे वे इस गिल्ड्स को बढ़ावा देते थे। अब इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन इंडस्ट्री, इंडियन टेक्सटाइल यूरोपियन इंडस्ट्री में पढ़ेंगे हम। द मेन वेराइटी ऑफ इंडियन क्लॉथ पॉपुलर इन द यूरोपियन मार्केट एंड द कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया अंडर एफ। वो सब वेराइटी ऑफ इंडियन क्लॉथ जो यूरोपियन मार्केट में फेमस था वो आपका मुस्लिन, चिंत, कैलिको, पेटोला, बंदना, जमदानी, सरसकर, जिंघम और दंगुरास। द क्लॉथ ड्राइव फ्रॉम द नेम फ्रॉम प्लेस मोसुल इन इराक वेयर अरब मर्चेंट सोल्ड फाइन क्वालिटी इंडियन कॉटन क्लॉथ। मुस्लिम कपड़ा जो था वो आपका मोसुल नाम से फेमस था, जो अरब मर्चेंट लोग इस फाइन क्वालिटी और इंडियन क्लॉथ को बनाते थे। उसके बाद चिंत, इट वॉज प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल विथ मुस्लिम कलर। एक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल था जो मुस्लिम कलर में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पाया जाता था। चिंत इज ड्राइव फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंत विच मीन्स द क्लॉथ ऑफ क्लाउडी फ्लोरिंग डिजाइन। चिंत जो है वो चिंत वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है फूल उल बना हुआ कोई कपड़ा। कैलिको, प्लेन वाइट अनब्लीच्ड कॉटन फैब्रिक वॉज कॉल्ड कैलिको। प्लेन वाइट अनब्लीच्ड कॉटन जो था उसको कैलिको कहते थे। पेटोला, प्रोड्यूस इन सूरत। पेट्रोल जो सूरत और अहमदाबाद और पतन पटोला में बनाया जाता था। एंड एनिमल्स प्रिंट मोस्टली इन ब्लॉक्स, जिसमें एनिमल्स बनाए हुए रहते थे। उसके बाद बंदना, इट वॉज अ ब्राइट कलर प्रिंटेड स्कार्फ फ्रॉम द हेड ऑफ द नेक। ये जो स्कार्फ टाइप का रहता था जो हेड और सर सिर पे या गर्दन पे रखते थे राजस्थान और गुजरात में। इट इन्वॉल्व द मेथड ऑफ टाइप्स ऑफ डाइंग, इसमें डाइंग होता था। द वर्ड बंदना वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदू वर्ड बंदना विच मीन्स टू टाई। बंदना जो था वो बंदना वर्ड से आया है जिसका मतलब बांधना। जमदानी, इट वॉज अ फाइन क्वालिटी ऑफ मुस्लिन इन विच डेकोरेटिव डिजाइन आर ओवन मेनली इन ग्रे एंड वाइट कलर्स। जमदानी जो फाइन क्वालिटी का मुस्लिम कपड़ा था जो ग्रे और वाइट कलर्स में होता था। इट वॉज प्रोड्यूस मेनली इन ढाका एंड लखनऊ, जो ढाका और लखनऊ में प्रोड्यूस किया जाता था।
मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड कॉटन थ्रेड्स आर यूजुअली यूज्ड इन वेविंग, इसमें गोल्ड और कॉटन थ्रेड्स का यूज किया जाता था। उसके बाद शेर सुकर, इट वॉज वेरी टाइट एंड थिन फैब्रिक विथ ए स्टिफन पैटर्न, ये बहुत ही लाइट और थिन फैब्रिक था, इसमें पैटर्न बना हुआ रहता था। उसके बाद जिंगम, इट वॉज कॉटन फैब्रिक ओवन इन स्ट्रिप्स एंड चेक, चेक और स्ट्रिप्स में आपका पाया जाता था। दुंगारू, इट वॉज अ कोर्स वैरायटी ऑफ इंडियन, सबसे कोर्स वैरायटी ऑफ इंडियन क्लोथ्स था। अब डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन कैसे हुआ? द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट डिड नॉट ऑफर ऑल ऑफ सर्टेन, rather it can be systematically ruined by the British। धीरे धीरे इसका पतन हुआ। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड कॉस्ट प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल, जिससे लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने लगा। इट ruined द इंडियन क्राफ्ट्समैन एंड लेड टू द डिक्लाइन ऑफ डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट इन द 19th सेंचुरी, जिससे 19th सेंचुरी में इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स धीरे धीरे समाप्त होने लगा। द मशीन मेड आर्टिकल्स वर चीपर, मोर ड्यूरेबल एंड इन अबंडेंस, मशीन आने के बाद इंसानों का काम इंसानों के काम को दुगना तिगुना 100 गुना ज़्यादा काम करने लगे। इंडियन टेक्सटाइल इन पार्टिकुलर कुड नॉट कम्पीट विथ ए मिल विच मेड क्लॉथ इम्पोर्टेंट फ्रॉम इंग्लैंड, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मिल में इतना कपड़ा नहीं बना पाए जितना कि भारत इंग्लैंड को इम्पोर्ट कर सके। इंग्लिश से कंपटीशन हो गया। द अनफेयर कंपटीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंग्लैंड लेड टू द रेन ऑफ वीवर्स इन बंगाल, जिससे बंगाल के बुनकर लोग के हाथ ही कट गए। मशीन से आने के बाद उन लोग का हाथ ही कट गया। सुन एज द कॉटन ऑफ द सिल्क गुड एक्सपोर्टेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम पॉपुलर इन इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लगा? ईस्ट इंडिया कंपनी अब कपड़ा बना के बेचने लगा, जिससे उन लोग को और भी ज़्यादा फेमस हो गया। ब्रिटिश मैन्युफैक्चर वांटेड टू किल द इंडस्ट्री बाय लेजिस्लेशन, by the two law passed the British Parliament 1717, India cotton silk goods were banned in England। उसके बाद ब्रिटिश अपना पॉलिसी लागू करने लगा। 1700 से 1720 में बोला गया कि इंग्लैंड भारत का बना हुआ कपड़ा जो है इंडियन में बैन कर दिया गया है, मतलब कि ब्रिटिश जो भेजेगा वही कपड़ा आपको पहनना है, भारत से आएगा वो कपड़ा आपको नहीं पहनना। As such, Indian goods suffered a severe setback and in 17 there was sudden fall in the cotton from the Bengal, जिसके कारण कॉटन बंगाल से आना बंद हो गया। For on the memorandum of the British calico printer in 72, the important printed cotton goods from Bengal for stock, इससे प्रिंटेड कॉटन गुड्स जो था कैलिको प्रिंटर से बन के छप के आता था वो अब स्टॉप हो गया था। कंपनी स्टार्टेड फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्टिंग रॉ मटेरियल, अब कंपनी क्या करने लगा? आप बना हुआ कपड़ा नहीं, वो रॉ मटेरियल कच्चे माल को ये करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे। कॉटन इन प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरर गुड, इट लीड टू द रेन ऑफ नेटिव इंडस्ट्री एंड ड्रॉप द पुअर वीवर्स टू मूव टू एग्रीकल्चर, अब जिससे कारण क्या गया? जितना भी वीवर्स था अब उसको एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देने लगे। ऑपरेशन ऑफ द वीवर्स लोग का ऑपरेशन, द कंपनी enjoyed virtual monopoly over trade. In trade of inferior, regular and abundant supply of cotton goods, the company entered into contract with the weavers to supply stipulated quantities of the clothes on fixed। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वो बहुत ही ट्रेड के लिए बहुत सारा मोनोपोली लागू करने लगे। वे वीवर्स लोग को मतलब स्टिपुलेट क्वांटिटीज मतलब फिक्स टर्म के लिए काम पे रखते थे या फिर फिक्स टर्म के लिए काम दिया जाता था। द कंपनी सर्वेंट पेड मच लेस अमाउंट देन द यूजुअल प्राइस ऑफ द वीवर्स, जितना उन लोगों का वेतन होता था उससे उन लोग को कम वेतन दिया जाता था। इट इज सेड देन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग फोर्सफुली फॉर अ कंपनी, जबरदस्ती मान लीजिए उन लोगों को काम करने के लिए कहा जाता था। ए ग्रेट नंबर ऑफ वीवर्स डिसर्टेड देयर प्रोफेशन, जिसके कारण बहुत सारे वीवर अपना काम ही छोड़ दिए और इस काम से दूसरे काम में गए। उसके बाद इंडिफरेंस ऑफ ब्रिटिश रूलर इन इंडिया, इंडिया के ब्रिटिश रूलर का इंडिफरेंसेस, द ब्रिटिश रूलर इन इंडिया टू लिटिल इंटरेस्ट इन प्रोटेक्टिंग द इंडियन वीवर्स अगेंस्ट द पावर ड्राइवन ब्रिटिश इंडस्ट्री, ब्रिटिश रूलर जो थे भारत में वो इंडियन वीवर्स का कोई किसी भी तरह से मदद नहीं करते थे। द गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एडिक्वेट स्टेप्स टू अवॉइड द कैलेमिटी, इतने बड़े समस्या को वो सरकार कुछ भी नहीं सोच रहे थे, उन लोगों को किसी भी तरह से मदद नहीं मिल रहा था। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी इंडिया लॉस्ट द प्राउड पोजीशन ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ ट्रेड इन इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो भारत का जो प्राउड पोजीशन था ट्रेड में इंडस्ट्रीज का वो अब भारत खो चुका था, विच शी हैड बीन ऑक्युपाइंग फॉर नियरली 2000 ईयर्स, जो 2000 साल से वो अपना राज्य मतलब क्या होता है अस्तित्व मतलब ट्रेडिंग में जमा कर रखा था वो अब उसको खो चुका था। इंडिया वॉज रिड्यूस टू ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट फॉर द मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम इंडिया,
अब वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल को इंग्लैंड भेजते थे। वह चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में चार्टर एक्ट में क्या हुआ? द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 abolished द कंपनी मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया। 1813 का जो चार्टर एक्ट था वो एक नया मोनोपोली लाया। This opened the gates of India for all merchants of Britain। जिससे क्या हुआ, भारत में जितने भी ब्रिटेन मर्चेंट थे उनके लिए गेट खुल गया। दिस मर्चेंट कम टू इंडिया नॉट टू बाय इंडियन टेक्सटाइल बट टू सेल देयर मर्चेंट गुड्स एंड टू टेक अवर मटेरियल फ्रॉम इंडिया। तो ये मर्चेंट भारत में क्या करने हैं, ये लोग इंडियन टेक्सटाइल से खरीदने नहीं है, ये अपना सामान भारत में बेचने के लिए और भारत से रॉ मटेरियल ले जाने के लिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो इनेक्टेड लॉ टू फैसिलिटेट फ्री एंट्री ऑफ ब्रिटेन मेड गुड्स इनटू द इंडियन मार्केट। जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया, ब्रिटेन से बना हुआ सामान को फ्री एंट्री दे दिया भारत में। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्स्ट बिगन टू यूरोप एंड स्लोली इट स्प्रेड टू इंडिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो सबसे पहले यूरोप में स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे भारत में बढ़ते गया। न्यू इन्वेंशन, बहुत सारे इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ। न्यू मशीन्स वर इन्वेंटेड, दे रेवोल्यूशनाइज्ड एंड concept of production. The industrial revolution started in England and slowly spread to other European countries। और ये रेवोल्यूशन की वजह से धीरे धीरे वो यूरोपियन कंट्रीज, इंग्लैंड से धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ा। द इन्वेंशन नॉट ओनली हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ गुड बट इन ट्रांसपोर्टेशन थ्रू। नया इन्वेंशन से गुड्स का प्रोडक्शन तो बढ़ा ही, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ा। ये प्रोवाइडेड ए बेस फॉर मेनी मोर इन्वेंशन दैट केम अबाउट सब्सिक्वेंटली। उसके बाद ये बहुत सारा इन्वेंशन हुआ जिससे तो लगातार इन्वेंशन होते गए। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट। टिल द मिड ऑफ 19th सेंचुरी द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वर लिमिटेड। 19th सेंचुरी के बीचों बीच ट्रांसपोर्ट जो था इंडिया में बहुत ही कम था। द ब्रिटिश बिल्ड नेटवर्क ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड कैनल्स विच ब्राउट अबाउट द रिवोल्यूशन इन इंडिया। ब्रिटिश क्या किया, बहुत सारे नेटवर्क ऑफ रोड्स, रेलवेज, कैनल्स बिछाएं जिससे इंडिया में भी रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, इन इंडिया बीइंग ए लार्ज कंट्री कुड नॉट बी कंट्रोल ओवर वन रीजन। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री था तो उसको कंट्रोल करना मामूली बात नहीं था। डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज एंड रोड वर नेसेसरी इन ऑर्डर टू कीप ऑल द इंडियन टेरिटरीज इन टू चेक एंड फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोर्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसीलिए रेलवे रोड का निर्माण बहुत जरूरी था जो हर एक प्लेस से ट्रांसपोर्टेशन कर सके इंडियन टेरिटरी में। सो द कमर्शियल पर्पस, द रॉ मटेरियल हैड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड ट्रांसपोर्टेड फॉर शिपिंग। रॉ मटेरियल मतलब इंडिया के अलग अलग पार्ट से रॉ मटेरियल को लेके उसको ट्रांसपोर्ट करना, शिपिंग करना। ऑल्सो द फिनिश गुड हैड टू बी सप्लाइड टू द मार्केट इन ऑल कॉर्नर्स ऑफ द इंडिया। उसके बाद फिनिश्ड गुड को मार्केट मतलब बेचना दुनिया का हर कोने में, भारत के हर कोने में। इट रिक्वायर्ड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसके लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी होता था। इन 1853 अंडर लॉर्ड डलहौजी द फ्यूचर पॉलिसी ऑफ रेलवेज was shaped taking into consideration of advantage। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी के अंडर में रेलवे का निर्माण हुआ। इट इंक्लूडेड एक्सपेंसेस ऑफ आर्मी, जिससे आर्मी को भी बढ़ाया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन इंडिया, इंडिया में ब्रिटिश कैपिटल को इन्वेस्ट किया जाता है। फाइनेंशियल और पॉलिटिकल गेन्स, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल प्रोडक्शन एंड लिंकिंग द मेजर सिटीज एंड पोर्ट्स विद एरिया ऑफ प्रोडक्शन, जिससे शहरों को, पोर्ट्स को, समुद्री तटों को उस जगह तक पहुंचाना जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। फर्स्ट रेलवे लाइन वाज लेड बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। पहला रेलवे लाइन जो था वो बॉम्बे थाने में 34 किलोमीटर का लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बिछाया गया। उसके बाद है कम्युनिकेशन। द यूज ऑफ टेलीग्राफ ब्राउट अबाउट द मैसिव चेंजेस इन द कम्युनिकेशन। टेलीग्राफ के आने से बहुत कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ। इन 1850 द सिटी कलकत्ता, पेशावर
बॉम्बे एंड मद्रास वर कनेक्टेड बाय द टेलीग्राफ। 1852 में कलकत्ता, पेशावर, बम्बई टेलीग्राफ से कनेक्ट हो गया था। इन 1853 लॉर्ड डलहौजी एस्टेब्लिश द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। उसके बाद 1853 में लॉर्ड डलहौजी पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया। इंट्रोड्यूस हाफ आना पोस्टेज, जो हाफ आना पोस्टेज वो इंट्रोड्यूस किया, कैरिड आउट फ्रॉम एक कंट्री से दूसरे कंट्री से जाने में के लिए, आपका मतलब भेजने के लिए, संदेश भेजने के लिए इससे हाफ आना टेलीग्राफ का यूज स्टार्ट किया। उसके बाद राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री का उत्पन्न और डेवलपमेंट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री बिगिन इन इंडिया इन सेकेंड हाफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में आपका एस्टेब्लिश मॉडर्न इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। द ब्रिटिश वेयर नॉट इन फेवर ऑफ इंडस्ट्रियल मॉडर्न इंडिया रेदर देन दे वांटेड टू प्रिजर्व इंडिया एज सोर्स ऑफ मटेरियल। ब्रिटिश का एम मॉडर्न इंडिया बनाने के नहीं था, उन लोगों का मेन मकसद था रॉ मटेरियल को प्रिजर्व करना, इंग्लैंड को। द ब्रिटिश ब्राउट इन पॉलिसी टू डी इंडस्ट्रियलाइज इंडिया एंड फुलेस्ट। वो भारत को बेवकूफ़ बना रहा था, इंडिया को डिसेंट्रलाइज कर रहा था। बट दे वर फोर्स्ड टू इंट्रोड्यूस रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पोर्ट, रोड, बैंकिंग एटसेट्रा टू मेंटेन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए उसको रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राम पोर्ट्स वगैरह बनाना पड़ा, जिससे वो सिक्योर मार्केट बना सके, कलेक्शन कर सके रेवेन्यू, जिसके कारण भारत में मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का निर्माण उन लोगों को करने का इच्छा नहीं था, लेकिन करना पड़ा। फर्दर द राइज ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट, द मर्चेंट, ट्रेडर, बैंकर, मनी हु हैड accumulated lot of wealth also gave a impetus to rise the development of modern industry। इसके अलावा भारत के कुछ मर्चेंट, ट्रेडर्स, बैंकर्स जो थे, मनी लेंडर्स थे, लोगों को इससे फ़ायदा होने लगा। In the 19th century, the decline of arts and handicraft and one hand of the emergence of capital class followed by the industrial revolution in England and the other paved away for the rise of new industries in India। 19th century में हम देखें एक तरफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो था वो ख़त्म हो गया, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और इंडिया में न्यू इंडस्ट्रीज स्टार्ट होने लगी। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैव ग्रू रैपिडली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century। 19th century के सेकेंड हाफ में आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई था। फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वाज सेटअप इन बॉम्बे बाय कोआक्सी नाना बाय 1853। पहला टेक्सटाइल मिल जो था वो बॉम्बे में आपका कोआक्सी नाना बाय के द्वारा 1853 में इस्टेब्लिश किया गया था। लेटर मैनी टेक्सटाइल मिल्स वर सेटअप एट वेरियस सेंटर। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश किए गए, जैसे नागपुर, सोलापुर, अहमदाबाद, मद्रास, बंगाल, पंजाब। बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी इंडिया हैड मोर देन 2000 कॉटन टेक्सटाइल मिल। शुरुआत उस सेंचुरी के समाप्ति तक भारत में लगभग 200 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हो गए थे और उसमें 1.96 लाख लोग काम कर रहे थे। जस्ट बिफोर द वर्ल्ड वार वन इंडिया रैंक 4th अमंग द टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड वार वन समाप्त होने के बाद इंडिया को जो था वो 4थे स्थान पर था आपका टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में। ऑल्दो देयर वाज एन इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटेन एंड जापान। उसको ब्रिटेन और जापान से बहुत बड़ा टक्कर कंपटीशन देना पड़ रहा था। द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्स एट ए फास्ट प्लेस। उसको बहुत ही तेज़ी से तरक्की करना पड़ा। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज मेनली रन बाय द नॉन इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। शुगर इंडस्ट्री टू ग्रू रैपिडली आफ्टर 1990 बिकॉज द रॉ मटेरियल शुगर केन इज अबंडेंट इन द कंट्री। उसके बाद धीरे धीरे भारत में रॉ मटेरियल में शुगर जो था वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो होता था, इसीलिए शुगर इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश किया गया। लेटर मिनरल्स इंडस्ट्री, उसके बाद बहुत सारे मिनरल इंडस्ट्री जैसे सॉल्ट, माइका, सॉल्ट पीटर एंड केमिकल इंडस्ट्री लाइक पेपर, मैचेस, ग्लासेस, सीमेंट ऑल्सो, ये सब सारा इंडस्ट्री धीरे धीरे भारत में भी ग्रो करने लगा। इसके अलावा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जैसे राइस फ्लोर, टिम्बर, लकड़ी, चावल, आटा, गेहूँ, ये सब का इंडस्ट्रीज भी भारत में इस्टेब्लिश करने लगा। उसके बाद आयरन एंड स्टील। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप्ड इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century। 20th century में बिगिनिंग में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्थापित हो गया। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी प्लांट वाज सेटअप टू साक्षी, जमशेदपुर बाय जमशेदजी टाटा इन 1907। पहला टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो था आपका जमशेदपुर में साक्षी में इस्टेब्लिश किया गया जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 में। इसके बाद बहुत सारे फैक्ट्रीज बंगाल, मैसूर में स्टार्ट किए गए। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड द ग्रोथ ऑफ अदर इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का
के मदद से और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज भारत में इस्टेब्लिश होने लगे। अदर इंडस्ट्रीज में देयर वर सम अदर इंडस्ट्री दैट रिकॉर्डेड इंक्रीज इन ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड। उस समय में बहुत सारे और भी इंडस्ट्री जैसे शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, मैच इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री जो तेज़ी से भारत में ग्रो कर रहे थे। द जूट इंडस्ट्री ऑफ बंगाल टू फ्लोरिस्ट ऑल्दो मोस्ट जूट मिल्स वेर ओन्ड बाय ब्रिटिशर। जूट इंडस्ट्री भी बंगाल में बनाया गया। तो कोल माइनिंग ऑल्सो स्टार्टेड इन बिगनिंग। तो कोल माइनिंग भी स्टार्ट होने लगा भारत में। द कोल माइन्स इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा सप्लाई कोल टू यूज ऑन रेलवे। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के कोल माइन से कोल को सप्लाई किया जाता था रेलवे के लिए। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर टू मेक स्मेल्ट एंड अदर इंडस्ट्री। और स्मेल्टिंग आयरन से स्टील अदर इंडस्ट्रीज में यूज होने लगे। फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज वेरी स्लो एंड इरेटिक ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में बहुत स्लो था। नो स्टेप्स वर टेकन बाय द ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट द नेस्टिक इंडियन इंडस्ट्री। ब्रिटिश के द्वारा कोई भी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं सोचा गया था। पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड एंड फॉलोड बाय द इम्पोर्ट ड्यूटी लेवल फॉरेन गुड्स वॉज वेरी लो। फ्री एंट्री देने के बाद भारत को मजबूरन ब्रिटिश सामानों को खरीदना पड़ा, ब्रिटिश गुड्स को यूज करना पड़ा था, जिसके कारण द इंडियंस गुड हैड टू फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड ब्रिटिश गुड्स। इसलिए भारत से बनाया मतलब हाथों से बनाया हुआ सामान जो था, मशीन से बनाए हुए सामान से कंपटीशन देना पड़ा। When British industry were busy meeting in demands of the military, that industry in India received major orders both to domestic और export market। उसके बाद धीरे धीरे भारत को भी ऑर्डर आया कि आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मोस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया वर ओन्ड बाय द ब्रिटिश, यूटिलाइज द प्रॉफिट फ्रॉम द डेवलपमेंट देयर ऑन नेटिव लैंड। लेकिन जितने भी इंडस्ट्रीज जो थे भारत में वो सब ब्रिटिश के अंडर में ही थे और प्रॉफिट भी उन लोगों को लेते थे। There was also no effort to develop industry in India to a uniform and sustained manner, while sporadic progress was it witnessed in some areas, other region remained largely backward। ब्रिटिश के अंडर में होने के कारण कुछ ही एरिया में हम देख सकते हैं कि प्रोग्रेस हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, लेकिन अभी भी भारत में बहुत सारे ऐसे जगह है जो बैकवर्ड में है, अभी भी मॉडर्नाइज नहीं हुए हैं। तो ये सब ब्रिटिश का कारण था। नहीं, अगर हम खुद का इंडस्ट्रियलाइजेशन होता तो शायद हमारा देश पूरा तरक्की हो जाता उसी समय।